अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमायरा नवाज। नाज़रीन, आज बड़ा अहम दिन रहा और मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई। सबसे पहले DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें बन्नू धमाके में जो उस हवाले से हकायक से पर्दा उठाया। इसके फौरी बाद PTI के रहनुमाओं ने अपना रद्दअमल दिया और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दहशतगर्दी की मजम्मत के अपने अज़्म को दोहराया। जबकि अमीर जमात इस्लामी ने भी अपने बयान में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से रद्दअमल दिया। और साथ ही साथ अहम दिन इस हवाले से भी रहा कि PTI के कुछ रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। रऊफ हसन को 1 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया। 1 साल का वक्फा क्यों आया, इस पर भी जरूर बात करेंगे। जबकि बानी PTI ने GHQ के सामने एहतजाज की कॉल का एतराफ कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नजरअंदाज करने का नतीजा क्या निकलने वाला है, सूरत हाल क्या इख्तियार होगी, इस पर भी जरूर बात करेंगे। तर्जुमान पाक फौज का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना था कि अज़्म इस्तेहकाम की राह में सियासी माफिया रुकावट बन रहा है और सियासी माफिया का उन्होंने बार बार जिक्र किया। तहरीक इंसाफ की राह में मुस्तकबिल करीब में खतरात बढ़ेंगे या फिर उनकी मुश्किलात में कुछ कमी आ सकेगी, ये भी मौजू का हिस्सा रहेगा। जबकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का क्या मुस्तकबिल है, क्या मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लगने जा रहा है या तारीख होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ बहुत पुरएतमाद नजर आ रही है, क्या वजूहात हैं, क्यों इतना एतमाद उनमें नजर आ रहा है। दूसरी जानिब हुकूमती मुश्किलात जो हैं वो खासी बढ़ती चली जा रही है। मुआशी हवाले से अगर बात की जाए तो हुकूमत काफ़ी मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है। साथ ही साथ जो NFC अवार्ड के तहत सूबों को ट्रांसफर का जो बजट था वो बढ़ रहा है और सूद अदायगियों का बोझ कम करने के लिए नजरसानी की हुकूमत है, ये जरूरत है, ये कहना था वजारत खजाना ज़राए का। जबकि उन्होंने ये भी बताया कि वफाक के पास 2 सालों बाद अपने खर्च के लिए भी पैसे नहीं होंगे और कर्ज लेकर हुकूमत चलानी होगी। इंतहाई खौफनाक सूरत हाल का उन्होंने अंदेशा जाहिर किया। मुस्तकबिल में 30 अरब रोजाना का कर्ज लिया जाएगा हुकूमती अखराजात पूरे करने के लिए। हुकूमत कहाँ खड़ी है और क्या होने जा रहा है, ये तमाम मौज़ूआत हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। मेरे साथ जो मेरे गेस्ट मौजूद होंगे मैं उनका तारुफ करवा दूं। आसिफ बाजवा साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद होंगे बैरिस्टर ताहिर अली, तज्जियाकार हैं और अक्सर हमारे प्रोग्राम में अपने तज्जियों से हमें इस्तेफादा करते हैं, ये भी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी आसिफ बाजवा साहब से। अस्सलाम वालेकुम आसिफ बाजवा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मैम, बहुत शुक्रिया जी आपका। क्या हाल है आसिफ साहब, कैसे हैं आप? फाइन जी फाइन, बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग जी, आपने मुझे वक्त दिया, आपकी बहुत मेहरबानी। अच्छा, मैं आज जो बात करना चाह रही हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की तो हम जरूर बात करेंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि ये जो हुकूमत जो है ये मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रही है और हर रोज एक नया चैलेंज दरपेश हो रहा है, लेकिन देख हम ये रहे हैं कि जो हुकूमती अखराजात है उसमें कमी नहीं आ रही बल्कि मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों कोई स्ट्रेटेजी नहीं अपना रहे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और जिस तरीके से आप लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं इसी तरीके से ही आप गवर्नमेंट की जो गलतियां हैं उनको आप लोगों के सामने लाएंगे और फिर गवर्नमेंट जो है वो उनके ऊपर नजरसानी करेगी। बात यह है कि आपने कहा कि गवर्नमेंट अपने अखराजात कम नहीं कर रही। पहली बात तो ये है कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने जब से गवर्नमेंट में आए हैं उन्होंने ये बड़ा बेबागे दोहल ये कहा है कि हम अपने अखराजात जो है उनको कंट्रोल करेंगे। और इसके लिए मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं, फेडरल मिनिस्टर, उनमें से कोई भी बतौर मिनिस्टर कोई बंदा सैलरी नहीं ले रहा जी, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद जो 5 के करीब गैर जरूरी मिनिस्ट्रीज थी उनके उसके मुतल्लिक फैसला हो चुका था कि उनका जो स्टाफ है उसको दूसरे जहां पे जरूरत है उनको वहां पे उनको कपाया जाए और ये मिनिस्ट्री खत्म कर दी जाए। उसके अलावा आपने मुझसे ज्यादा आपके इल्म में होगा कि चंद दिन ही पहले स्पीकर साहब ने भी, शायद कल की बात है, कि जो नए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बने हैं उन्होंने और कई दूसरे लोगों ने नई गाड़ियों की रिक्वेस्ट दी। उन्होंने कहा कि हम किसी भी शख्स को कोई नई गाड़ी लेकर के नहीं देंगे। अब दूसरी बात यह है कि जो जरूरी खराजात है, मिसाल के तौर पे मिनिस्टर ने कहीं जाना है उसके लिए पेट्रोल है, उसके लिए उसके खराजात है, वो तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ही अफोर्ड करेगी। दूसरी बात यह है कि जितने कट लगा सकते थे डेवलपमेंट के ऊपर भी और जो गैर जरूरी खराजात थे उनके ऊपर भी,
उन्होंने कट लगाए हैं। और सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो गवर्नमेंट की ये है कि हमने IMF से इतनी संगीन और शदीद सख्त शराइत के ऊपर जो एडवांसेस ले रहे हैं वो हमने वापस भी करने हैं। और सबसे बड़ी जो बदकिस्मती है वो ये है कि ये कर्जे लेके कहीं कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे। इनको जो पिछले, मैं किसी एक शख्स को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा रहा, जितनी पिछली गवर्नमेंट्स थी सबने जी भर के कर्जे लिए, और ये जो नए कर्जे लिए जा रहे हैं ये पुराने कर्जों की जो साथ है वो देने के लिए लिए जा रहे हैं। ठीक है। तो इस बात का इदराक वजीर खजाना और वजीर आजम को भी है कि हमने गवर्नमेंट के पैसे IMF को, वर्ल्ड बैंक को, ईस्टर्न डेवलपमेंट बैंक को और सऊदी अरब को, सब लोगों को हमने पैसे वापस करने हैं, इंटरेस्ट वापस। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जब आप किसी से पैसे लेंगे तो ऑब्वियसली वापस भी करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और लेकिन एक चीज मैं आपने बताया कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सैलरी नहीं ले रहे, तो 1-1.5 लाख से क्या फर्क पड़ता है बाजवा साहब? जितनी मराहत हैं, आप मुझे बताएं 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियां हैं, 7-7, 8-8 गाड़ियां 7 काफले में चल रही हैं, तो ये खर्च नहीं है। और दूसरी बात, जब गवर्नमेंट अगर इतनी स्ट्रांग है तो ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं आप लोग यूज करते? गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट यूज करें ना। देखें, आपने कहीं जाना है, जरूरी तो नहीं कि आपको लग्जरी गाड़ियां ही तभी मुलाकात होगी भाई। आप एक छोटी गाड़ी में भी जा सकते हैं, आप पेट्रोल के कंजम्पशन कम कर सकते हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात है? पूरी आवाम सड़कों पे धूप झेल रही है, थोड़ी धूप आप भी झेल लें। बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये बड़ी गाड़ियां, लेकिन इसके लिए मैं आपको अर्ज कर दूं कि आपके इल्म में है कि इस वक्त भी पाकिस्तान में जो के मामलात हैं, जो दहशतगर्दी के मामलात हैं, उसके लिए जो सिक्योरिटी के लिए साथ 1 या 2 गाड़ी, तो कोई 8-8 गाड़ियां नहीं होती, एक में मिनिस्टर होता है और एक गाड़ी जो है आगे और एक पीछे उसके लिए सिक्योरिटी के लिए होती है, 3 गाड़ियां होती है। तो अगर कोई देखें, अगर कोई मिनिस्टर साहब कहीं जाते हैं तो दूसरी गाड़ी में सेक्रेटरी ने अपनी साथ जाना होता है या कोई स्टाफ के बंदे होते हैं। मैं ये अर्ज कर दूं कि ये जो एक तासर है कि एक मिनिस्टर के साथ 8-8 गाड़ियां होती हैं, इसमें एम्बिग्यूटी है, ऐसा हरगिज नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये बात आपकी दुरुस्त है कि बड़ी गाड़ियां जो है इनको नहीं दिया जाना चाहिए और इस कदर महंगी गाड़ियां। और इसके लिए मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि जब केयरटेकर गवर्नमेंट थी तो हम भी इस बात पे बड़ा बात करते थे कि इन्होंने पूरे पंजाब में और मरकज में कई सैकड़ों गाड़ियां लेके तमाम जो मिनिस्ट्रीज थी उनको हैंड ओवर कर दी हैं। तो इस गवर्नमेंट ने कतई तौर पे कोई नई गाड़ी नहीं ली और ना ही किसी को उसके जो पहली गाड़ियां मौजूद हैं उसके लिए ना ही कोई ज्यादा फंड्स रखे गए हैं कि उनकी मेंटेनेंस के लिए या उनकी रिपेयरिंग के लिए इस कदर इतने अरबों रुपए रखे गए हैं। इसके ऊपर भी मियां शहबाज साहब ने पाबंदी लगाई है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की आसिफ साहब आपने, और मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे लोगों से बात करके जो हकायक पर बात करते हैं, जिन्हें जो अपनी कमजोरियों और अपनी कोताहियों को भी बताते हैं कि हाँ हमारे पास भी ये कोताहियां हुई हैं। आप ये देखें, आप जरूर इत्तेफाक करेंगे कि आप मिनिस्टर की तो बात ठीक है, चले ठीक है, जो सूरत हाल है उनको सिक्योरिटी भी चाहिए। एक कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर को क्या जरूरत है कि वो आलू प्याज के रेट चेक करने के लिए वो इतनी महंगी महंगी गाड़ी, इतने प्रोटोकॉल के साथ वो वहां जाते हैं, बेताज बादशाह कहलाते हैं। अवाम जिसके वो खादिम है, जिसके टैक्सेस के पैसों से वो सैलरी ले रहे हैं और गाड़ियां ले रहे हैं, मरात ले रहे हैं, वो बेचारी धूप में खड़ी होती है हाथ बांधे हुए, वो बेचारी टूटी फूटी सड़कों पे सफर कर रही है और जो खादिम है वो आके उनपे रोब जमा रहे होते हैं। देखा होगा मैं बिल्कुल ये आपकी बात दुरुस्त है। आपने तो बात की ना कि ये बड़ी गाड़ियों के ऊपर जाना और बड़ी गाड़ियों के ऊपर मंडियों में जाना और रेट चेक करना, मैं जाती तौर पे बीइंग पॉलिटिकल वर्कर और बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं ये समझता हूँ कि किसी डिप्टी कमिश्नर का कतई तौर पे ये काम नहीं है कि वो मार्केट में जाए और कमेटी में जाए और सब्जी मंडी में जाके आलू प्याज और चिकन के और ये रेट्स देखे। जो उनका सबऑर्डिनेट स्टाफ है वो क्या कर रहा है, जो मार्केट कमेटी के मुलाजमीन है वो क्या कर रहे हैं, जो म्यूनिसिपल कमेटी के, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के या जो दीगर मुलाजमीन है, हजारों की तादाद में मुलाजमीन है, उनकी आप ड्यूटी लगाएं।
देखें, अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर आप दूसरे दफातर से या दूसरे वो तो प्रोटोकॉल के इंतजामात में लगे होते हैं ना आसिफ साहब। सूरत हाल आपको मैं बताऊं कि अवाम इतनी बाशऊर हो चुकी है, ऐसे ऐसे सवाल खड़े कर देती है कि हैरान हो जाते हैं हम लोग भी कि वाकई यार क्या हो रहा है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैं ये इस बात पे एग्री करता हूँ कि अवाम को ये सवाल करने चाहिए, ताकि जो लोग, मैं भी देखें, मैंने भी बतौर मेंबर पार्लियामेंट मैं भी रहा हूँ, लेकिन अगर आज मैं नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को गलत तौर पे डिफेंड करूँ। ये बात आपकी दुरुस्त है कि अवाम का, ये लोगों को अवाम के लिए देखना चाहिए। और ये कोई नहीं तो आपके कोई हर शख्स जो है डिप्टी कमिश्नर हो या कमिश्नर साहब हो, वो जाके, और मैं नहीं समझता कि जिस तरीके से हमारे यहाँ ये रवायत पड़ गई है कि इस तरीके से प्रोटोकॉल के साथ ये लोग जाते हैं। देखें, एक कमिश्नर साहब है, एक डिप्टी कमिश्नर है, आप देखें डिप्टी कमिश्नर की एक गाड़ी आगे होती है, 2 गाड़ियां पीछे होती हैं। भाई क्या जरूरत है आपको, आप ऐसा, आपको क्या इतनी मतलब आपको देखिए निजाम में आसिफ साहब इतनी खामियां हैं, इतने झोल हैं। इस दौर में टेक्नोलॉजी का, आईटी का दौर है ये, और इस दौर में जब आप किसी 17 ग्रेड के ऑफिसर से दस्तखत करवाते हैं अपनी डिग्री को या अपने फॉर्म को, आप सोचें, यानी वो कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी जिसके पास सिस्टम में मौजूद है डिग्री, वो कहता है कि पहले जाके आप टेस्ट करवाएं जी 17 ग्रेड के ऑफिसर से। ये मतलब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। क्या जरूरत पड़ी है आपका? देखें, जिस तरीके मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से नादरा का ये जो निजाम बनाया हुआ है, जो हमारा आईडी कार्ड का सिस्टम है, उसके अंदर जो एक कंप्यूटराइज्ड चिप लगी हुई है, तमाम चीजें उसमें मौजूद होनी चाहिए। बिल्कुल। और मैं आपको अर्ज कर दूं, पूरी दुनिया में हम सबसे आगे थे इस लिहाज से। हमें कॉपी करके यूएसए ने और यूएस ने इसी तरीके की जो चिप्स हैं वो लगाई हैं अपने पासपोर्ट के ऊपर और वीजा सिस्टम के ऊपर। और क्या जरूरत है किसी शख्स को कि आप ये अपना डोमिसाइल बनवाएं, फिर आप अपना फलां करें? आपके कार्ड में सारा कुछ क्यों नहीं है? ठीक है, इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। बिल्कुल। और बहुत ज्यादा ऐसी फैसिलिटीज दी जा चुकी हैं, और मेरा ख्याल है कि शायद ये जो करंट ईयर है, इसी के साथ ही ये जो तमाम बायोडाटा है ये हम अपडेट करने चाह रहे हैं नादरा के पास ही। आपको जो भी नेगेटिव पॉजिटिव होगा किसी भी शख्स का, उसकी क्वालिफिकेशन होगी, उसके फैमिली मेंबरान होंगे, उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस होगा, उसके खिलाफ कोई नादहिंदा होगा या होगा, किसी भी किस्म की जो उसकी नेगेटिव पॉजिटिव होगी, वो सारी की सारी हम इसके अंदर करने जा रहे हैं। और उम्मीद है कि हम 2024 के एंड तक ये करने में काम। ठीक है, ये तो आपने बड़ी अच्छी बातें कर दी, बहुत अच्छी बात है। अब जो ये सवाल उठा है कि वजारत खजाना जराए ये कह रहे हैं कि विफाक के पास 2 सालों बाद अपने खर्च के लिए भी पैसे नहीं होंगे, कर्ज लेकर हुकूमत चलानी होगी, और डेली का मुस्तकबिल में 30 अरब रोजाना का कर्ज लिया जाएगा हुकूमती अखराजात पूरे करने के लिए। इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? कोई मैं ये समझता हूँ कि ये जो 30 अरब रोजाना का लोन लेने की बात है मुकामी बैंकों से या स्टेट बैंक से या दीगर ब्रांचेस से, मैं ये समझता हूँ कि आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि किसी किस्म के कर्जे नहीं है, कर्जे तो लेने पड़ेंगे, लेकिन सर ये मुझे पूरी इंफॉर्मेशन कैसे दी गई है? तो पूरे मीडिया को हर जगह खबर चली है सर जी। मैं ये खबर आपकी खुद वजारत खजाना बोल रही है, तराशी नहीं कर रहा। मैं ये समझता हूँ कि हमें वजारत खजाना की वेबसाइट को पहले चेक कर लेना चाहिए। अच्छा। और मैं जरूर इसकी बाबत मैं इसके बाद खुद मैं आज ही मैं ये इन्फॉर्मेशन लूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको किसी न किसी तरीके से वो वेबसाइट या कोई फोन नंबर मैं आपको इतला करूंगा। इंशाल्लाह के इस कदर ये इतनी ज्यादती वाली बात नहीं हम कर सकते, और ना पाकिस्तान के वहां ये फोन कर सकते हैं। पाकिस्तान के लोग तो पहले बिजली के बिल से, पेट्रोल से, और जो दूसरी चीनी है और दूसरी जो खाने पीने की चीजें हैं, वो उनकी कुव्वत बर्दाश्त से। सर जी इस चीज से इत्तफाक करेंगे कि पिछले 3 से 4 महीनों में तकरीबन 7 से 9 लाख प्रोफेशनल्स फिर चले गए हैं मुल्क से। देखें, ये इसमें हर आदमी का एक डिफरेंट एंगल है। मैं ये समझता हूँ
देखें, इसके नेगेटिव पॉजिटिव जरूर होते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर हमारे स्किल्ड पर्सन जो है वो अगर बैरून मुल्क गए हैं और बेहतर रोजगार के लिए, बेहतर सैलरीज के लिए, तो मैं ये समझता हूँ अगर विद ड्यू पालो जी हमें इसके ऊपर तो मैं ये समझता हूँ और कोशिश करनी चाहिए। सर यहाँ पे सारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, तो कहाँ जाएंगे स्किल्ड लोग? मैं इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा। देखें, कोई इंडस्ट्री में, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं है। पाकिस्तान में जो हम कर रहे हैं, जहाँ पे आईटी एक्सपर्ट्स बहुत हैं, इंजीनियर्स बहुत हैं, केमिकल के, इलेक्ट्रिकल के, सिविल के, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन जो लोग जरा ज्यादा बेहतर तरीके से एजुकेशन, कुछ ज्यादा लोग जो हैं वो स्कॉलरशिप पे बैरून मुल्क जा रहे हैं और वहाँ वो मजीद जदीद तालीम हासिल करेंगे सॉरी, और पाकिस्तान को ज़र मुबादला की सूरत में बहुत ज्यादा पैसा वापस आएगा और अल्टीमेटली ये पाकिस्तान को नुकसान वाली बात नहीं है। लेकिन इसके साथ हमें तवज्जो ये देनी पड़ेगी। देखें, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके बहुत ज्यादा डॉक्टर्स बैरून मुल्क और बिलखसूस अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की वहाँ बहुत ज्यादा लोगों को। सर, जो यहाँ पे खला पैदा हो गया है, यहाँ हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स नहीं है। नहीं, यहाँ देखें, अगर एक सिविल हॉस्पिटल में 50 लोगों की जरूरत है तो वहाँ पर 50 मौजूद हैं। प्राइवेट कॉलेजेस खुले हुए हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं, बेशुमार लोग जो हैं वो पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के लोग यूके में, यूएस में, चाइना में, तुर्की में, ईरान में, बांग्लादेश में, रशिया में, तमाम ममालिक में, जर्मनी में जाके आला तालीम हासिल कर रहे हैं और पैसे पाकिस्तान को वापस भेज रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ हमें इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए कि अगर हमारे दोस्त, हमारे बच्चे जो नई नस्ल के हैं, अगर वो आला एजुकेशन के लिए वो बाहर जाते हैं तो हमें, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा इंशाल्लाह अपने अहबाब से कि हर मिनिस्टर है वो अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए, और हर जो हमारा सफीर है वो वहां पे कोशिश करे कि अगर वहां किसी भी मुल्क में, सऊदी अरब में, कुवैत में, किसी भी यूएई में अगर भारत से लोग जाते हैं या बांग्लादेश से लोग जाते हैं या फिलीपीन से जाते हैं तो हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा जाने चाहिए। ये सर, उनकी फैमिलीज तो वैसे ही बाहर सेटल्ड है ना। वो आपके तो जितने मिनिस्टर हैं सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, सबका इलाज बाहर होता है, सब बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं। तो मतलब ये तो पहले नहीं है जी। मेरे कहने का मकसद ये है जो हमारे सफीर हैं उनको चाहिए कि वो जिस मुल्क में भी रहते हैं, स्कॉलरशिप्स के हवाले से बात कर रहे हैं आप? मैं स्कॉलरशिप के बाद मैं वर्क वीजे की बात कर रहा हूँ, मैं प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अगर सऊदी अरब में उनके पास मैसन के लिए या वेल्डर के लिए या कोई जो इंजीनियर है, जो इमारती इंजीनियर हैं, जो स्टील फिक्सर हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, अगर वहां पे इंडिया के लोग काम करते हैं तो मैं ये समझता हूँ हमारे सफीर को चाहिए कि उनकी बजाय ये वहाँ के जो गवर्नमेंट है उनके साथ ज्यादा बेहतर तरीके से वहाँ से कहें कि आप इंडिया से ना आदमी मंगवाएं, हमारे मुल्क की लेबर या स्किल्ड पर्सन को वहाँ से इनको वीजे दिए जाए ताकि यहाँ से पढ़े लिखे लोग बाहर भी जाएं और पाकिस्तान को ज़र मुबादला की सूरत में। सर, यहाँ से लोग जाते हैं, पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन जाते हैं। यहाँ से भिखारियों को भेजा जा रहा है भीख मांगने के लिए। आपने अभी खबर आई है सऊदीया से लोग पकड़े गए हैं, दुबई से लोग पकड़े गए हैं, एजेंट्स पकड़े गए हैं। मतलब हम कहाँ इखलाकी गिरावट का इतना शिकार हो गए। देखिए, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, आपने ये बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। लेकिन मैं ये करूँ, ये जो इंडिविजुअल्स के एक्ट्स होते हैं उसके लिए गवर्नमेंट उतनी जिम्मेदार नहीं होती जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो, हम अगर गवर्नमेंट ज्यादा लोगों को खुद भिजवाए तो फिर वो जाके ये काम करें तो फिर तो गवर्नमेंट के ऊपर इस्ताद है। अगर आप बैरून मुल्क चला जाऊं, कोई और दोस्त चला जाए, खुदा न खासा कोई और जाए, जाके वहां पे बैगिंग करे, तो बदनामी तो है पाकिस्तान की, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई शेयर नहीं है। क्या जरूरत है? ठीक है सर, ठीक है। अच्छा,
एक अब थोड़ी सी इस पे भी हम बात कर लेते हैं। देखें, हम बांग्लादेश की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, और बांग्लादेश में जो आज 3-4 दिनों से मतलब पूरा वीक ही ये जो सिचुएशन चल रही है, जो स्टूडेंट्स कोटा सिस्टम के हवाले से जो बड़ा वहाँ पे तहरीक एक चल पड़ी, जिसके बाद कोटा सिस्टम को ख़त्म भी किया गया, लेकिन अवाम बहरहाल हुकूमत मुखालिफ वहाँ पर बैठी है सड़कों पर। लेकिन मुझे एक बात बताइए, कराची की सूरत हाल तो संभाली नहीं जा रही सर जी। हर रोज गर्मी से 12-15 लोग कराची में डेथ्स डिक्लेयर हो गई हैं। कितने लोग जो बेचारे भले वो नशई हों लेकिन इंसान तो है, वो गर्मी से उनकी डेथ हो जा रही है। कौन जिम्मेदार होगा सर जी, किसको जिम्मेदार ठहराएं? मैं ये समझता हूँ इसके लिए स्टेट जिम्मेदार है, इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है, इसके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप जिम्मेदार है, इसके लिए जो हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी है जो वो जिम्मेदार है, और सबसे बढ़ के मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल लोगों के लिए सर में एक पॉलिटिकल सेटअप चल रहा है। हर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन लोगों का जो नशा करते हैं या जो कोई बैड हैबिट्स उनमें है उसके तदारक के लिए ये गवर्नमेंट का ही काम है। और मैं ये समझता हूँ कि ये आपने बड़ा दुरुस्त नुक्ता उठाया। आप लाहौर में भी देखें, आप कराची में देखें, आप बड़े और दीगर शहरों में देखें कि रात के वक्त बेयारो मददगार लोग सड़कों में पड़े होते हैं। और ये किसी भी तरीके से हम चूंकि एटॉमिक पावर है और ये दुरुस्त बात है कि हम किसी न किसी तरीके से मईशत के शिकंजे में जकड़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद स्टेट को चाहिए कि वो इन लोगों के रोजगार का बंदोबस्त करे, उनकी बीमारी के इलाज के लिए उनके लिए हर सिविल हॉस्पिटल में स्पेशल वार्ड होने चाहिए और वहां से लोगों को उठा के उन हॉस्पिटल्स में दाखिल कराया जाए ताकि किसी का बेटा किसी का भाई जो है उसको बचाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब कि आपने इतना वक्त दिया हमारे प्रोग्राम को। बिल्कुल आपने दुरुस्त ये बात कही। आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने ये बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि एक फलाही रियासत होनी चाहिए जो कि अपने अवाम का ख्याल रखे, और ऐसे लोग जो अगर किसी बुरी लत में पड़ जाते हैं तो वो उनका ख्याल रखे। और ख़ास तौर पर ऐसे मौसम में जब सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है, ख़तरनाक हो चुकी है, शदीद गर्म मौसम है, ATM मशीन के लिए तो AC होता है, लेकिन किसी गरीब या शायद मुतवस्सित तबका भी अब AC अफोर्ड नहीं कर सकता। बहरहाल गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त के एक छोटे से ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और मेरे साथ ज्वाइन कर लिया है बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने। PTI से इनका ताल्लुक है, ऑन कॉल मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर अली ताहिर साहब। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू कि आपने भी हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अली ताहिर साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे, सूरत हाल कुछ गंभीर नहीं होती जा रही है? कुछ मुकदमात में रिलीफ मिला, फिर उसके बाद अब कुछ फिर से मुश्किलात बढ़ रही हैं तहरीक इंसाफ के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो नहीं समझता मुश्किलात जो है वो बढ़ रही हैं। जुडिशल रिलीफ जो है वो मुसलसल मिल रहा है और ये तमाम जो केसेस हैं ये अपने लॉजिकल एंड पे जा रहे हैं। अच्छा। जिसके अंदर के एक्विटल्स पे एक्विटल्स मिल रहे हैं और साफ नजर आ रहा है कि जो एक नैरेटिव बनाया गया था पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ वो डिसमेंटल होता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जुडिशल रिलीफ तो जो है वो बिल्कुल हमें मिल रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता तेज होता जाएगा। अक्टूबर के बाद आप देखिएगा, अभी तक तो एक इंस्टीट्यूशनल एक काजी फायज ईसा साहब की वजह से जरूर एक डर मौजूद है, एक रेजिस्टेंस मौजूद है, बट ये जैसे ही अक्टूबर आएगा तो उसके बाद तो बिल्कुल ये जुडिशल रिलीफ बड़ी तेजी से मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि आपको याद होगा, मैं अगर आपको एक मिसाल दूं कि जब वो DRO का नोटिफिकेशन सस्पेंड किया अली बाकर नजफी साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के, तो रात को टीवी पे 10 बजे बैठ के चीफ जस्टिस ने ठीक ठाक उनकी बेइज्जती भी की, उनकी कॉम्पिटेंस को भी चैलेंज किया और अब जब उनका चीफ जस्टिस बनने का वक्त आया तो उनको इग्नोर करते हुए उनसे जूनियर एक खातून को एलिवेट कर दिया है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। तो वो नजर आ रहा है कि इस वक्त तो PTI के हक में अगर कोई चीज आती है तो दायरा इंस्टीट्यूशनल हेड का जो मूड है वो उससे खराब होता है। इस वजह से थोड़ी सी रेजिस्टेंस है, लेकिन आप ये देखिएगा कि अक्टूबर के बाद तो बहुत तेजी से केसेस में रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, लेकिन अली ताहिर साहब, कुछ रूमर्स हैं या शायद कुछ लोग अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं कि PTI को पाबंदी का सामना हो सकता है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, किसी सूरत नहीं। देखिए, आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 के तहत ये फैसला हुकूमत ने नहीं करना, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है।
और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देने की वजह ही इस वजह से आर्टिकल 17(2) में दी है कि आर्टिकल 17 ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो हर पाकिस्तानी शहरी का राइट है, उससे उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, मां सिवाय एक एक्सेप्शन के। एक ही एक्सेप्शन इन्वॉल्व है और वो 2 फोल्ड है। वो क्या है जी कि या तो वो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हो या फिर अदरवाइज वो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी या इंटेग्रिटी के खिलाफ काम कर रहे हो। तो ना तो आप पहले वाले पे पराई में लेके आ सकते हैं, ना दूसरे पराई में लेके आ सकते हैं। जितने भी पीटीआई के लोग हैं, वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, लीडर्स हैं, वो बारहा कह चुके हैं कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम पाकिस्तान के ही शहरी हैं और पाकिस्तान से ही मोहब्बत करते हैं, इसी के लिए काम करना चाहते हैं। तो किसी सूरत जो है वो पाबंदी नहीं लगानी। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो मैं प्रेडिक्ट ये कर सकता हूँ, वैसे जनरली नहीं करना चाहिए बट चूंकि आपका जरा स्पेसिफिक सवाल है तो मैं आपको ये प्रेडिक्ट कर देता हूँ कि एक काजी फाइज ईसा साहब और एक जस्टिस अमीनुद्दीन खान के अलावा बाकी तमाम जजेस इसके ऊपर नो का वोट देंगे और किसी सूरत ये पार्टी बैन नहीं होगी। ठीक है। अच्छा अली ताहिर साहब, क्योंकि आप तज्जियाकार भी हैं और सियासी मंजरनामे पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं, अब अगर सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों को नजरअंदाज किया जा रहा है तो आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में कुछ नताइज का सामना करना पड़ेगा? जी मेरे ख्याल में तो कोई एक तो मैं नहीं समझता कि कोई फैसला नजरअंदाज होगा। एक जो शायद नजर आ रहा है कि उसको डिफीट करना है, उसको स्लो करना है। आज भी आप देखिए जिस तरह रिकॉर्ड उठाया है पीटीआई के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से इस्लामाबाद में, नजर ये आता है कि स्लो करना चाहते हैं प्रोसेस को, लेकिन अल्टीमेटली उसको जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का रिजर्व सीट के केस का, उसको इम्प्लीमेंट तो इनको करना पड़ेगा और वो इम्प्लीमेंट होगा भी। आप इसको बिल्कुल वो 14 मई वाले इलेक्शन डेट के फैसले से कंपेयर ना करिएगा, क्योंकि आप ये जरा साइकोलॉजिकल बात भी समझें। उस वक्त उमर अता बंदियाल साहब रिटायर होने वाले थे और काजी साहब चीफ जस्टिस बनने वाले थे, तो एक सूरज गरूब हो रहा था और एक सूरज अरूज पा रहा था। इस वक्त भी वही सिचुएशन है। अक्टूबर में काजी साहब ने चले जाना है और मंसूर अली शाह साहब ने आ जाना है, क्योंकि एक्सटेंशन तो मामला खत्म हो गया। तो इस वक्त भी एक सूरज गरूब हो रहा है और एक सूरज अरूज की तरफ है। ये हो नहीं सकता कि जो सूरज निकल रहा है उसका ऑर्डर ना माना जाए और जो गरूब हो रहा है उसकी वजह से ना माना जाए। मैं इसको होता हुआ नहीं देख रहा। ये बिल्कुल 100% सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है। आप नहीं समझते कि बानी पीटीआई ने जीएचक्यू के सामने जो एहतजाज की कॉल का इतराफ किया वो कुछ मुश्किलात खड़ी कर सकेगा? एब्सोल्युटली नॉट। इसमें कौन सी ऐसी बात है? एहतजाज करना किसी भी पाकिस्तानी का हक है। आप अगर ये समझें कि कोई एक इदारा, और ये मैं आप बात करने से पहले ये प्लीज मैं आपको क्लियर करता चलूं कि मुझे अपनी पाकिस्तानी फौज से मोहब्बत है, प्यार है। मैं उनके लिए गोली भी सीने पे खा सकता हूँ। वो मेरी फौज है, मैंने उसको डिफेंड करना है। जो मेरी फौज का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। मगर अगर कोई एक इदारा सियासत में इन्वॉल्वमेंट भी चाहेगा कि वो सियासत में इन्वॉल्व भी हो, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी जारी करे, जैसे आज DGISPR ने हमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से लेके पाकिस्तान की सियासत के ऊपर तमाम चीजों पे आज पाकिस्तान की आवाम को लेक्चर दिया, जिसमें मैं भी मौजूद था। तो अगर आप ये चाहें कि आप सब कुछ कर लें लेकिन आपके खिलाफ कोई एहतजाज नहीं हो सकता, तो या आपके खिलाफ कोई तनकीद नहीं हो सकती और आप कहेंगे कि हमारे खिलाफ अगर कोई तनकीद है तो उसको हम तस्दीक कह देंगे, और हम अगर कोई सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ बोलेगा तो हम उसे डिजिटल टेररिज्म कह देंगे, ये तो जाहिर है नामुनासिब है। ऐसा तो हो भी नहीं सकता। किसी भी इदारे पर तनकीद करना हर पाकिस्तानी का हक है, उसके खिलाफ एहतजाज करना भी हर पाकिस्तानी का हक है। मेरे ख्याल में इस वक्त आप उन लोगों को सजा देने का ना सोचें जो एहतजाज कर रहे थे। आप इस वक्त उन लोगों को सजा देने का सोचें जो सियासत के अंदर मुदाखलत करते हैं, मां सिवाय इसके कि आइन में पहले ओथ लेके आते हैं कि हम किसी सियासी रोल के अंदर जो है नहीं आएंगे, किसी तरह सियासत में इन्वॉल्व नहीं हों। आवाम तो ये कहती है कि जब भी हम तनकीद करते हैं तो तौहीन इदारों का हम पे लेबल लग जाता है, लेकिन तौहीन अवाम का कभी किसी ने नोटिस नहीं लिया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप अगर मुझे थोड़ी सी लिबर्टी दें तो देखिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने बहुत सी नई चीजें सीखी। मैंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में भी आज सीखा। मैं लंदन में मुझे मेरे गोरे प्रोफेसर पता नहीं 3-4 साल क्या उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, वो उनकी किताबों में मैं क्या पढ़ता रहा। आज तक हाई कोर्ट में मैं 10-12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इधर मैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में हमें भी वकीलों जजों को भी नहीं पता। आज DGISPR साहब ने हमें बताया कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता क्या है और उसको कैसे चलाना है। तो अच्छी बात है, हम उनसे सीख रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी बात ठीक है, मैं इसको एज अ तौहीन भी अपने बारे में लेता हूँ, क्योंकि एक्सपर्ट तो मैं हूँ।
मुझे उनको सिखाना चाहिए, वो मुझे क्यों सिखा रहे हैं। अच्छा, तर्जुमान पाक फौज का ये भी कहना था कि अज़्म इस्तेहकाम की राह में सियासी माफिया रुकावट है, ये किस तरफ इशारा था? मेरे ख्याल में देखिए, ये नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक जो भी बात होगी उसमें हमारी फौज के तर्जुमान को अपने आप को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे फिर तनकीद जाहिर है उसका कोई ना कोई जवाब तो दिया जाएगा। ये काम हुकूमत का है, हुकूमत ने ये फैसला करना है कि क्या ऑपरेशन होगा, उसका स्केल क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो कहाँ पे होगा या वो नहीं होगा, और वो किस तरह से होगा, उसका मॉडर्न मैनर क्या होगा, पुलिस करेगी, फौज करेगी, पैरामिलिट्री करेगी, एफसी करेगी, ये तमाम चीजें हुकूमत ने करनी है। ठीक है। तो बेहतर ये है कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर या ऑपरेशन के ऊपर जो भी बात है वो आकर पाकिस्तान की हुकूमत का नुमाइंदा करे, पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए। जी 100% पार्लियामेंट में डिस्कस हो, लेकिन अगर हुकूमती कोई मौकफ है भी, रियासत का कोई मौकफ है भी, तो वो जो आपका मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है, ये उसका काम है कि वो आके हमें बताए। पाकिस्तान की फौज ये तो हमें बता सकती है कि इधर ऑपरेशन किया, ये कैजुअलिटीज थी, कोई शोधा थे या नहीं, लेकिन वो हमें ये डिक्टेट नहीं कर सकती कि ऑपरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए। ये फैसला हम सिविलियंस ने करना है और उनको ऑर्डर करना है कि आप इस तरह से कर दीजिए। वो उनके ऊपर लाजिम है कि हमारी इस बात को माने। अच्छा, अब ये जो आज कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं पीटीआई के रहनुमाओं की, और रऊफ हसन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, ये क्या मामला था, थोड़ा शेयर कीजिएगा। देखिए, मैं कहते तो हैं जी कि कोई डिजिटल टेररिज्म कह रहे हैं, एफआईआर तो कोई अभी तक शेयर नहीं हुई। अलबत्ता कहते हैं कि कुछ लैपटॉप्स भी हिरासत में ले लिए हुए हैं, कस्टडी में ले लिए, मगर मैं तो बड़ा देख के हंसा कि वो जो लेके जा रहे थे वो लैपटॉप्स नहीं थे, वो मॉनिटर्स थे। तो मॉनिटर्स वो पकड़ के ले गए। अब मॉनिटर्स पे तो कोई आईटी का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, कोई भी बता सकता है कि मॉनिटर्स के अंदर तो कोई डाटा होता नहीं है। तो ये तो बौखलाहट का एक लेवल है, और मेरे ख्याल में एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर यूज किया जा रहा है, क्योंकि वो रऊफ हसन जो है वो बोलते हैं और कुछ ज्यादा ही बोलते हैं और ठीक ठाक बोलते हैं, तो वो आवाज जो है उसको बंद करवाना है, उसकी वजह से ये सारा रेड हुआ है। मेरे ख्याल में तो हुकूमत बड़ी बौखलाहट का शिकार है, और अब वो ये इस बात को समझते हैं कि जैसे ये जुडिशल पहिया तेज होगा और ये फॉर्म 47 केसेस के फैसले होंगे तो इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, उस वजह से ये सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा, तो आप भी ये कह रहे हैं कि रऊफ हसन साहब बहुत ज्यादा बोलते हैं, आप समझते हैं कि उन्हें इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए? ये पीटीआई के लिए मुश्किलात पैदा बोलना चाहिए, ये किसी भी पाकिस्तानी का हक है। मेरा आपका, देखिए मैं आपका प्रोग्राम आप जो मर्जी उसमें बोलिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैं चैनल चेंज कर दूंगा, मैं कुछ और देख लूंगा, लेकिन मैं आपको बोलने से नहीं रोक सकता। ये बड़ा एक सिंपल सा एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का असूल है और दुनिया भर के अंदर मौजूद है। तो मेरे ख्याल में तो उनको और ज्यादा बोलना चाहिए, और मेरे ख्याल में उनसे ज्यादा तो मैं खुद बोल रहा होता हूँ, और बोलना भी चाहिए, ठीक ठाक तनकीद करनी चाहिए। अगर मुल्क में कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम हो रहा है तो उसको बिल्कुल, वरना तो अदरवाइज अगर आपने एक सबसर्विएंट किस्म की कौम बनानी है तो फिर आप ऐलान कर दें डिक्टेटरशिप का, मार्शल लॉ लगा दें, सबको बता दें कि भाई किसी को बोलने की इजाजत नहीं है, आप वो निजाम लिए हैं। लेकिन जब तक आप ये कह रहे हैं कि 1973 का आइन इस मुल्क में नाफिज है, तो उसके अंदर फिर जो फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं वो तो फिर एप्लीकेबल होंगी, और उसमें एक है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है। मैं चाहूंगा तो तनकीद करूंगा। ठीक है। अच्छा, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को कैसे आप देखते हैं, क्या कारकर्दगी को कैसे आप किस पैराए में आप देखते हैं? आप देख रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब में इनका जो मुस्तकबिल है वो किसी मुश्किलात का शिकार हो सकता है या शायद तारीख हो सकता है? मेरे ख्याल में तो इस वक्त प्रेजेंट भी बड़ी मुश्किलात का शिकार है। आप ये देख लीजिए कि नवाज शरीफ साहब किधर, मुझे तो नजर नहीं आ रहे। कल बस उनका एक वो नजर आया था कि वो सोलर पैनल के ऊपर उन्होंने मीटिंग ली है, और ये भी एक फैमिली कंसर्न है, क्योंकि उनकी बेटी जो है वो ये सोलर पैनल खरीदने लगी हैं और लोगों को देने लगी हैं। लेकिन ये सोलर पैनल उन्होंने खरीदने अपने भाइयों से हैं, जिन्होंने बिल्कुल जीरो ड्यूटी के ऊपर इनको इम्पोर्ट किया है, और अब वो हुकूमत को बेचकर टैक्स पेयर के पैसे से ठीक ठाक नोट कमाएंगे। तो एक फैमिली कंसर्न की मीटिंग कल हुई थी, जिसमें वालिद साहब थे, बेटी थी जो चीफ मिनिस्टर है, फॉर्म 47 वाली साहबजादे थे, और वहां पे ये प्लान बना कि फैमिली बिजनेस को कैसे चलाया जाए। उसके अलावा तो नेशनल सीन से वो गायब है। तो इससे ज्यादा क्राइसिस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए या हुकूमत के लिए और क्या होगा?
वो इस वक्त अब फैसला करते हैं आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के हम बैन करेंगे, उसके बाद आधी नून लीग कहती है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। इससे बड़ा क्राइसिस क्या होगा? मेरे ख्याल में तो दे आर इन देयर वर्स्ट क्राइसिस एंड दे आर एट द वेरी एंड ऑफ देयर पॉलिटिकल स्टेंट। मेरा नहीं ख्याल दोबारा वो पाकिस्तान की सियासत में कभी रेलिवेंट हो सकेंगे। वजारत खजाना के जराए तो ये कह रहे हैं कि वफाक के पास 2 सालों के बाद अपने खर्च के लिए पैसे नहीं होंगे, कर्ज लेना पड़ेगा हुकूमती अखराजात को पूरा करने के लिए। जी, सिचुएशन ऐसे ही नजर आ रही है, मगर एट द सेम टाइम आप ये भी देख लीजिए कि वजीर खजाना जो है वो नून लीग के नहीं है। वजीर खजाना एस्टेब्लिशमेंट की चॉइस है और वो एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे बन के बैठे हुए हैं। इज नॉट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अगर वो होते तो वो दोबारा पता नहीं 12वीं दफा शायद इसाक डार साहब को ही दोबारा लगाते। अच्छा, क्या करना चाहिए हुकूमत को? कोई तजावीज़ हैं आपके पास? कुछ जो सूरत हाल है, मुआशी एक बहरान पैदा हो चुका है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, जो तालिबे इल्म है वो अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद पहली कोशिश ये होती है कि वो बाहर निकल जाए, उसे अपना यहाँ पे कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। तो कैसे आगे की सूरत हाल कैसे कंट्रोल की जा सकती है? मेरा तो खुद उन लोगों को यही मशवरा है, वेरी कैंडिडली एंड ऑनेस्टली, कि अनलेस आप कोई ऐसी पोजीशन में आए जहां आप स्टेट की पावर को एक्सरसाइज करें, कोर्सिव पावर एक्सरसाइज करें, तो ही इस मुल्क में आपकी इज्जत है। आप या तो मीडिया से ताल्लुक हो जाए, या फौजी बन जाएं, या पुलिस वाले बन जाएं, या ब्यूरोक्रेट बन जाएं, या वकील बन जाएं, या जज बन जाएं। अगर तो आपने ये काम करना है तो आप इस मुल्क में बिल्कुल रहें। लेकिन अगर वाकई आप चाहते हैं कि कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज हो, कोई साइंटिफिक एक्सपर्टीज हो, आप पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, तो मेरा तो यही मशवरा होगा कि बिल्कुल आप इस मुल्क को छोड़ के चले जाएं। आगे ना इस मुल्क में आपकी इज्जत होने वाली है और ना आपको कोई फ्यूचर नजर आने वाला है। जब तक ये मामला जिस तरह से चल रहे हैं इस तरह चलते रहेंगे। हुकूमत को मेरा ये मशवरा होगा, आप जीत कर नहीं आए, फॉर्म 47 के बावजूद आप पार्लियामेंट में मेजोरिटी पार्टी नहीं है, हुकूमत बनाने का आपका कोई हक नहीं था। एक ही सूरत में ये चीजें बेहतर हो सकती हैं और वो ये है कि आप पीछे हट जाएं और लोगों ने जिन लोगों को मैंडेट दिया है उनको मुल्क चलाने दें, तो ही इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा। अच्छा, लेकिन हमारे पीएम तो खासे पुरएतमाद नजर आते हैं। आप देखें वो मुख्तलिफ दौरे भी कर रहे हैं और हर दौरे में उज़्बेकिस्तान से लेके ताजिकिस्तान तक, रशिया तक, हर जिससे भी उन्होंने मुलाकात की उन्होंने कहा कि जी बड़े हमने MOU साइन किए हैं और बहुत काम होने जा रहा है, बड़े मुआहदे हमने तय कर लिए हैं। पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ जा रहा है, गवादर बन रहा है, CPEC कंप्लीट होने वाला है। तो वो तो मतलब ये कहते हैं कि जी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, पाकिस्तान तो बहुत आगे जा रहा है। जी जी, बुलंद बाग दावे। आप ये देख लीजिए कि ये जो इन्होंने ये स्पेशल इकोनॉमिक काउंसिल बनाया था, ये जिसमें सदारत करते हैं वजीर आजम और आर्मी चीफ, वो शुरू हुए थे $65 बिलियन से, जब ये नए नए आए थे कि मुल्क में $65 बिलियन लेके आना है। उसके बाद वो $50 बिलियन पे आए, फिर वो $25 बिलियन पे आए। आखिरी जो स्टेटमेंट आई थी वो $5 बिलियन की रह गई थी। और उसमें भी जो सऊदी आए थे आज से कुछ हफ्ते पहले, वो आए और देख के गए। उन्होंने कहा भाई आपकी तो कोई तैयारी नहीं है, सिर्फ बातें करने से तो पैसे नहीं आ जाते। तो वो चले गए। अब मामला ये है कि इकोनॉमी भी उनको चलानी है जिनको जो इकोनॉमी में एक्सपर्ट नहीं है। आज हमें ये भी नजर आया कि कोर्ट्स भी वो लोग अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं जो आइन कानून को नहीं जानते। तो जाहिर है इस मुल्क में फिर ये मेल्ट डाउन ही होना है। मेरे ख्याल में तो कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आई है इनकी जो पहले 16 महीने वो, उसके बाद केयर टेकर हुकूमत और अभी तक, तो आप हमें बता दें वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए बगैर तो आपकी इकोनॉमी बेहतर नहीं हो सकती। अगर कोई आई है, $1 भी आया, तो आप हमें बता दें तो हम। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ताहिर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आवाम में मायूसी बढ़ती चली जा रही है और हुकूमत को फौरी तौर पर ऐसे इक़दाम उठाने की अशद ज़रूरत है जिससे आवामी मायूसी जो है उसको उम्मीद में बदला जा सके। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।